हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित तिवारी है। आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ आज के पॉडकास्ट में। तो बेसिकली लॉयर्स स्पेस लॉ फर्म है और हम लोगों ने एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम लोग यंग लॉयर्स को अपनी फील्ड के जो हैं उनको बुलाते हैं, उनसे उनकी बात समझते हैं, उनकी जर्नी समझते हैं। और इससे दो चीज़ों की हमारी कोशिश होती है। पहली कोशिश होती है कि बच्चों को वो इंसाइट्स देना जो अपकमिंग लॉयर्स हैं, कि वो अपने आप को कैसे बिल्ड करें, कैसे पोजीशन करें और कैसे एक लीगल इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करें। और दूसरी हमारी कोशिश होती है कि लीगल ऑथेंटिसिटी, कि जो अलग-अलग लीगल डोमेन है, उनमें किस तरीके से एक लीगल एक्सपर्ट सोचता है, उसके बारे में बात करना है। और आज हमारे साथ हैं अनीशा। अनीशा एडवोकेट हैं और ये आईपी अटॉर्नी भी हैं। और अनीशा के साथ मुझे मतलब आई वाज़ ग्रेटिट्यूड कि मुझे अनीशा के साथ मौका मिला। तो अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अनीशा ने कहाँ से पढ़ाई करी। अनीशा अपनी आप स्टडीज़ के बारे में बताइए, आप कौन हैं? आपने कब लॉ करने का सोचा? ये सब इनसाइट्स Hmm. दीजिए अनीशा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीशा। मैं अभी रीसेंट 2025 ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एमिटी लॉ स्कूल लखनऊ से करी है एंड माय स्पेशलाइजेशन वाज कॉर्पोरेट लॉ। सो मैंने लॉ इसलिए चुना बिकॉज माय फादर वाज अ क्रिमिनल लॉयर, बट इवेंचुअली आई गॉट इनटू कॉर्पोरेट लॉ एंड आई गॉट अ फैंसी ऑफ इट। सो इसकी भी एक पूरी जर्नी है जो आपको मैं इन अ कोर्स ऑफ टाइम बताऊंगी। ओके, दैट्स ग्रेट अनीशा। तो आपने अपने फादर से इंस्पिरेशन लेके इस जगह आए। एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो लॉयर्स हैं, कि भाई आपके फादर लॉयर हैं या आपके जान पहचान में लॉयर हैं तभी आप लॉ फील्ड में उतरे, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ मिथ एंड इट्स की ज्यादा डिपेंडेबिलिटी आपकी हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और विल पावर में होती है। आपका क्या सोचना है इस विषय में? माय फादर इज अ लॉयर इन लखनऊ, तो उनकी जान पहचान सब कुछ लखनऊ बेस्ड है। वहां से ही उन्होंने भी शुरू किया और वो वहीं पे काम कर रहे हैं और वो क्रिमिनल लॉयर हैं। और व्हेन यू कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, वहां पे ज्यादातर आपको कोर्ट जाने वाले लॉयर्स मिलेंगे रादर देन जो कॉर्पोरेट लॉयर्स जो इन हाउस काउंसिल्स हैं। तो मेरी जान पहचान लॉयर्स से बहुत उतनी ही लिमिटेड थी। मेरी जान पहचान थी जजेस से भी थी, पर वो इतनी ही लिमिटेड थी जो वहां के लोग हैं। मैंने अपनी सारी इंटर्नशिप्स दिल्ली में करी हैं। आई थिंक कि हेल्प करता है क्योंकि आपको घर पे वो माहौल मिलता है। आपके घर पे आसपास लोग सब बात कर रहे होते हैं लॉ के बारे में। पर ये बोलूं कि मैंने उनके रेफरेंस से कहीं इंटर्नशिप्स ली है, तो मैंने उनके रेफरेंस से एक भी इंटर्नशिप नहीं करी है। सारी मेरी मेहनत से लगी हैं। तो आप हो, आपके पेरेंट्स अगर लॉ फील्ड में है तो वो बेनिफिशियल होता है, पर टू अ सर्टेन डिग्री ओनली। आपको एट द एंड ऑफ इट आपको खुद की जर्नी बनानी पड़ती है। मेरे पापा के बहुत सारे दोस्तों के बच्चे भी लॉयर्स हैं, पर उन सबकी भी अपनी इंडिविजुअल जर्नी ही रही है। वहां नेपोटिज्म बहुत ही लिमिटेड होता है। मुझे तो लगता है नेपोटिज्म मतलब आपको बस इतना अंतर हो जाता है कि चलो आपको लीगल वर्ड्स या फिर लॉयर्स, बार बेंच बेसिक जो मतलब आप मेरे हिसाब से 6 महीने हम्म। 8 महीने में सीख सकते हो किसी भी जगह प्रैक्टिस करके। सिर्फ एक उतना आपको घर बैठे या फिर आपको अपने रिश्तेदार दोस्तों के थ्रू पता चल जाता है जब आप के हम्म। पहले भी लॉयर्स हैं। बाकी आई डोंट हम्म। थिंक जो आपके रिज्यूम मेकिंग, कौन सी फील्ड में जाना है, इंटर्नशिप में कैसे सरवाइव करना है, क्या स्किल्स पकड़नी है, उसमें इसका कोई लेन देन नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, राइट? बिल्कुल नहीं। और ऑल्सो अभी न्यू एज आ रहे हैं, तो न्यू एज के हिसाब से लॉज भी न्यू हो रहे हैं। जो क्रिमिनल लॉज हैं वो सबसे बड़ी पावर ऑफ इंडिया है, सबसे इम्पोर्टेंट लॉज हैं, पर जो नए लॉज आ रहे हैं उनके बारे में हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी अवेयरनेस उतनी है नहीं। हम एज अ यंग पर्सनल हम ज्यादा जानते हैं उन लॉज के बारे में क्योंकि हमको वो अभी पढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी कन्वेंशनल लॉ बुक्स पढ़ी हैं जो कि विच इंक्लूड्स क्रिमिनल लॉज एंड एवरीथिंग। तो बल्कि ये हमारी ड्यूटी है कि उनको अवेयर करना अबाउट दीज न्यूज लॉज एंड एवरीथिंग। आप कभी किसी लॉ फर्म में भी काम करते हो, लॉ फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं वो अवेयर होते हैं बहुत बहुत सारे लॉज के बारे में, पर ये ड्यूटी उनके जूनियर्स की ही होती है कि जो न्यू लॉज आ रहे हैं उनके बारे में एक ब्रीफ बना के अपने बॉस को देना। तो ये एक एज अ जूनियर होने का एक रोल है। और बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है कि आप जब सोचते हो कि मतलब लॉ इट्स जस्ट नॉट अ एक्ट,
it's also about the regulation, it's also about the amendments or the bylaws which are coming to day basis। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली देखा कि अभी 2025 में एक नया लॉ है कि आप हर साल जो आरओसी फाइलिंग करते हैं उसके साथ साथ आपको मैटरनिटी आपने कितने लोगों को दिए लीव और आपने पॉश कितनी कंप्लायंस करानी है, वो मैंडेटरी वहां से फाइल करना है। हुँ, अभी तक क्या हो रहा था कि आप जनरली जो सीनियर्स हैं, जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंट हैं, वो पॉश की पॉलिसी हर साल में एनुअली डायरेक्टली मतलब नोडल ऑफिसर के पास जा रहे थे, लेकिन वो मिनिस्ट्री या फिर ये आरओसी डिपार्टमेंट में नहीं जा रही थी। अब वहां पे भी जाना जरूरी हो गया, ये कंपल्शन हुँ, कर दिया। तो ये एज अ हाँ, यंग लॉयर वी हैव टू रीड दोज अमेंडमेंट, दोज हुँ, थिंग्स। एंड मुझे लगता है इसमें मैं एक पॉइंट और करना बताना चाहूंगा कि अनीशा के साथ मैंने मतलब जो 1-2 महीने का वर्क हम लोगों ने एक साथ किया, तो एक बहुत ही ज्यादा प्रिजम्पशन होता है बच्चों को कि इंटर्नशिप मतलब 2 महीने की फिर से छुट्टी, 2 महीने मेट्रो सिटी में रहना, ऐसा नहीं था। मतलब मेरी यही प्रिजम्पशन थी, मैंने ज्यादा इंटर्नशिप नहीं करी, लेकिन जब मैंने अनीशा को देखा तो अनीशा के लिए इंटर्नशिप वॉज लाइक अ प्रिपरेशन फॉर द जुडिशरी एग्जाम और फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि उस वो वहां पे ये नहीं था कि बाहर आके कितना एक्सपोजर लेना, वहां पे था कि प्रोफेशनली कितना एक्सपोजर लेना और उस इंटर्नशिप को सिंसियरिटी से करना। तो अनिशा मुझे जानना है, आपने कितनी इंटर्नशिप करी, कौन से ईयर से करी, कहाँ कहाँ करी, और क्या हुँ। इंटर्नशिप सिर्फ मतलब ऐसे मतलब उसके लिए आपने और कितने हार्ड वर्क करे, कितना रिज्यूम कितनी बार बनाया, आपने रिज्यूम कितने लोगों को भेजा, मुझे पूरी जर्नी इसमें डिटेल में आप बताइए। Yes, sir. So, I come from Amity Law School, लखनऊ। तो ऐसे एक प्रिजम्पशन है कि अगर आप एनएलयू से नहीं हो, तो आपको एक अच्छी टियर 1 या टियर 2 फर्म में इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। ये प्रिजम्पशन मुझे ब्रेक करना था। मैंने जब एमिटी में एडमिशन लिया था, मैंने ये सोचा था कि मुझे कॉर्पोरेट लॉ में ही जाना है क्योंकि मुझे आईपी में इंटरेस्ट था हमेशा से ही। तो पहली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने लखनऊ में इंटर्नशिप्स करी थी कोर्ट्स में, पर आई वाज नॉट वेरी interested in that, but I was interested in litigation, but I was not interested in criminal law particularly. So मैंने पहली 2 इंटर्नशिप्स लखनऊ में करी थी। उसके बाद मैंने अपना वर्टिकल चूज किया विच वॉज आईपी। ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे सिर्फ आईपी ही करना है, बट आई थॉट कि पहली लेट मी गिव इट अ शॉट ऑन आईपी। तो मैंने अपनी रिज्यूमे अपने सीनियर से कॉलेज में मांगी। मेरे कॉलेज मुझे एक रिज्यूमे प्रोवाइड नहीं करता था, टेम्पलेट कुछ नहीं प्रोवाइड करता था। वी गॉट इट फ्रॉम आर सीनियर्स। सो हाँ, मेरी एक सीनियर ने मेरी एक रिज्यूमे बनाया जो कि बहुत बेसिक था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हिसाब से। उसके बाद मैंने लिस्ट ऑफ, जैसे बहुत सारे सीनियर्स इस मामले में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड किया था कि आप गूगल पे सर्च करो अबाउट लाइक द टॉप फर्म्स इन आईपी लॉ। तो मैंने गूगल पे सर्च किया एंड देर आर लिस्ट अवेलेबल ऑन गूगल सर्च की जो टॉप 100 आईपी लॉ फर्म्स होती हैं एंड एवरीथिंग इन इंडिया। उन टॉप वाली लिस्ट में मैं गई, पर मुझे पता था एंड आई वाज प्रिटी अवेयर कि मेरी अभी टीयर 1 में इंटर्नशिप नहीं लग पाएगी। आई एम इन माई थर्ड ईयर, मुझे कोई क्यों लेगा। सो आई वेंट थ्रू दैट लिस्ट। उसके बाद मैंने नीचे की फर्म्स में अप्लाई करना शुरू किया। नीचे की फर्म्स में these boutique IP firms do give a lot of exposure, I want to say, and I've also wanted to go in a boutique law firm, which is in IP inclined towards. So my first internship was in Rajeshwari and Associates, which is based in Panchsheel Park, Delhi. So that's just a second. So that's an IP firm. वहां पे मुझे ट्रेडमार्क्स प्रोसिक्यूशन का एक्सपोजर मिला। नाउ ट्रेडमार्क प्रोसिक्यूशन मींस लिटिगेशन से पहले जब आप आईपी फाइलिंग कर रहे हो, तो उस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जिसमें आपको रजिस्ट्री, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से इन्वॉल्व होना होता है, विच इंक्लूड्स जैसे एग्जामिनेशन रिपोर्ट, देन रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट, देन देयर इज ऑपोजिशन। आई गॉट एन एक्सपोजर अबाउट व्हाट आईपी एक्चुअली इज देयर एंड दैट टू ट्रेडमार्क्स इन पर्टिकुलर। So that was my first internship and I got a little bit my hands on patents as well. थोड़ा समझा वहां पे। पेटेंट से मुझे समझ में आया कि थोड़ी साइंस की एप्लीकेशन होती है, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है एंड एवरीथिंग। उसके बाद मैंने दूसरी एंड now going to tell you how did I get Rajeshwari and Associates. I mailed it to the partner, first of all, the partner Rajeshwari ma'am.
Uh, Second of all, I called the office itself. I know it's a little gutsy that I called the office and said that I want an internship and I'm eager to get it. And in boutique law firms, calling is a good thing because at least you get, because mails are something like, you get mails every day, hundreds of mail, but no one calls in general. So in my opinion, calling is good. What will the maximum that will happen is that someone will not pick up your call, but उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. There's no harm in calling someone. तो राजेश्वरी एंड एसोसिएट्स. उसके बाद आई interned in, like I'll tell you the leading firms I've interned in. That is Remfry and Sagar. Remfry and Sagar is tier 1 IP firm. वहां पे मेरी internship ऐसे लगी थी. Again, I mailed it to the all the partners there. जितने भी पार्टनर्स हैं वहां के सबको मैंने मेल किया. I I regularly mailed them. I took like follow-ups and everything. And ऐसा हुआ कि मैं 1 साल अप्लाई कर रही थी वहां पे. 1 साल में एक बारी उनके पार्टनर की मतलब नजरों में मैं आई होंगी कि दैट आई एम रेगुलरली अप्लाइंग. सो वहां पे मुझे इंटर्नशिप ऐसे मिली थी. एंड दैट टू इन अ लीडिंग फर्म इफ यू से. एंड आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम अ नेशनल यूनिवर्सिटी, बट आई अप्लाइड देयर रेगुलरली. सो एक दिन मेरा चमका और मुझे इंटर्नशिप के बाद वो कन्वर्ट हो गई. एंड आई ऑल्सो टेल यू कि कीप अप्लाइंग बिफोर. बहुत पहले से अप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि जब मेरी 1 साल अप्लाई करने के बाद मेरी 7-8 महीने के बाद इंटर्नशिप लगी थी. सो आई अप्लाइड इन थर्ड ईयर. आई गॉट दैट इंटर्नशिप बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर. सो बहुत टाइम लगता है इन लीडिंग फर्म्स टू गेट एन इंटर्नशिप. सो इफ यू आर इन योर थर्ड ईयर, देन एम इट कि हर जगह पे अप्लाई रेगुलरली करो. एंड द पैट मतलब मेन सोर्स है कि यू गो टू द पार्टनर्स ईमेल एंड मेल देम एंड रेगुलरली फॉलो अप. अगर छोटी फर्म में जाना है, बिकॉज छोटी फर्म ज्यादा एक्सपोजर देती हैं काम का, तुमको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देती हैं. तो अगर तुम्हें पहली बात सीखनी है तो गो फॉर स्मॉलर फर्म्स. बट बिकॉज लाइक बिग फर्म्स गिव बिगर अपॉर्चुनिटीज, आप पार्टनर्स को मेल करो. Then I interned in Fox Mandal and Associates, and I was a callback intern in Fox Mandal and Associates because they liked my work. I was in the trademarks team there as well. So वहां पे तो मैंने आईपी फाइलिंग भी सीखी, आईपी रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट, केवीएस. आई वेंट देम विद देम फॉर हियरिंग्स एज वेल एंड एवरीथिंग मैंने वो अटेंड किया. उसके बाद I also interned in Sagar Chandra and Associates. They also there. I was in the trademarks team and I got an hands-on experience there as well. मैंने litigation का काम साई कृष्णा एंड एसोसिएट्स में करा था. There I got internship through their mail itself. So मैंने वहां पे भी मैंने कॉल किया था. दो साई कृष्णा इज अ वेरी बिग फर्म. आई कॉल्ड देम एंड आस्क्ड देम लाइक कैन यू गिव मी द राइट मेल जिसपे मैं मेल करूं और मुझे रिस्पॉन्स में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. सो दे गेव मी अ राइट मेल. कई बार ऐसा होता है दैट यू आर मेलिंग इट टू द पार्टनर्स, यू आर नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स, यू आर यूजिंग लाइक गोइंग थ्रू द वेबसाइट और उसके हिसाब से आप मेल कर रहे हो. पर हर बारी जरूरी नहीं है कि जो मेल दिया हुआ है वेबसाइट पे दैट इज द राइट मेल. सो आई कॉल्ड देम एंड आस्क्ड फॉर द राइट मेल. एंड उन्होंने उसके बाद मुझे साई कृष्णा में भी इंटर्नशिप दे दी. तो देर ऑल्सो आई डिड a lot of IP litigation work. So these are my internships, and I got these internships based on calling and mailing it to the partners. And also, when it comes to resume making, मेरी internships के साथ gradually resume बढ़ता ही जा रहा था. Then पर resume सिर्फ 2 पन्नों का होना चाहिए, ऐसे ideally बोला जाता है. तो मैंने अपना रिज्यूमे ऐसा बनाया था कि मैं अपना हर जगह जहां पे भी मैं अप्लाई कर रही थी उसके हिसाब से मैं रेज्यूमे कस्टमाइज करती थी. सो फॉर इंस्टेंस मेरा अगर मैं किसी ट्रेडमार्क प्रोसिक्यूशन की जगह पे अप्लाई कर रही हूँ, सो आई विल इंक्लूड ओनली दोज इंटर्नशिप्स जिसपे मैंने ट्रेडमार्क प्रोसिक्यूशन का काम किया है. अगर मैं लिटिगेशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैं अपनी सीवी वैसी बनाऊंगी. मैंने जो लखनऊ में इंटर्नशिप्स करी थी लिटिगेशन में उनको इंक्लूड करूंगी. मैं साई कृष्णा की लिटिगेशन इंटर्नशिप इंक्लूड करूंगी. मैं प्रकांत लॉ ऑफिस की लिटिगेशन इंटर्नशिप इंक्लूड करूंगी. एंड देन आई विल मेक इट ऑन द लाइन्स ऑफ जस्ट लिटिगेशन and litigation which includes IP litigation. And when I'm preparing it for IP, I'll make it for IP. And in addition to it, I've also worked in TMT, which is technology, media, and telecommunications. So I've worked in Saraf and Partners.
I was in the policy team of theirs. So Saraf and Partners में policy का काम is also very intriguing, because you get to read a lot about like the upcoming laws, and you need to be updated about it every day. So Saraf and Partners and ADP law offices. I was an assessment intern in ADP law office. There also I worked in the policy. So वहां पे ऐसा मेरा काम था. Yes, now I'll come to ADP law office, how I got an internship there. So a friend of mine, a friend rather, a colleague of mine, she was there and as an intern with me, a co-intern of me in Remfree. She referred me there because she liked my work in Remfree. So that is somewhere. And also in Saraf, how did I get Saraf's internship? So I was working in one of the firms and I got it. The partner there referred me to Saraf. So if you are trying for tier one, then the one way which you can get an internship is that someone refers you from your prior internship to some other place. So for that, you need to be very particular with where you are interning, and you need to make connections from there. तुम अपने connections खुद बनाओ. There's no one for you to make connections, or if you have it, then that's well and good. पर अगर नहीं है, then you can ask the partner at the end of your internship, by the end, like, sir, I liked, if you liked my work, can you refer me to some other place? If you and if my work was good enough, I will be grateful अगर आप मुझे refer करते हैं. And in the law fraternity, everyone knows everyone in Delhi. तो आपको वो एक एडवांटेज मिल सकता है, पर उसके लिए आपको अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे मेहनत करनी पड़ेगी. आपको दिखाना पड़ेगा दैट यू आर डिजर्विंग फॉर अ रेफरल. सो दैट इज अ वे आई गॉट इन थ्रू ऑल द इंटर्नशिप्स. दैट्स सो लाइक 2-3 पॉइंट्स तो बहुत ही अच्छे हैं कि भाई एक मेल से तो कुछ भी नहीं होने वाला, और एक बार अप्लाई करने से, एक बार रिज्यूम बनाने से, और फिर हम लोग खुद को विक्टिम समझे कि नहीं, द वर्ल्ड इज क्रूअल टू मी, आई डू नॉट डिजर्व द थिंग्स. Even for one good thing to happen, it takes multiple small strategies plus hard work plus patience. So for one internship, it takes 6 to 7 months. और मुझे तो याद है कि even getting into internship and being like she was satisfied and content, if I remember, but it was always a strategy which was always in Anisha's mind, like how to get it. Because in the last day, I still remember कि अनीशा ने बोला था कि कहीं पे सर आप लोग को रेफरेंस हो, और वो बोलने की पता है आपको कब काबिलियत होती है, जब आपने काम किया होता है. आप चले तो जाओगे एंटाइटलमेंट में, आपको रेफरेंस से कहीं पे भी सहम चले जाओ, लेकिन आपके एंटाइटलमेंट को वो प्रूव आपका वर्क करता है, और वर्क तब करेगा ना जब आप दिल्ली या मुंबई सिर्फ आप काम करने ही जा रहे हो और बहुत स्ट्रेटेजिकली काम ही कर रहे हो. और तब आप, अब जैसे अब टीयर वन की बात करें तो ऑब्वियसली टीयर वन फर्म्स आर डूइंग एवरीथिंग, बट अगेन हर डोमेन की अलग एक टीयर वन होती है. जैसे कंस्ट्रक्शन लॉ, लेबर लॉ एंड आईपी, तो शराफ एंड पार्टनर्स या जितनी भी अनीशा ने बात करी, वो डोमेन स्पेसिफिक, वो बेस्ट लॉ फॉर्म्स है, एंड वहां पे बेस्ट क्लाइंट आता है, बेस्ट आईपी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आई डोंट नो, ये सब होता होगा. एंड अगेन जैसे कि बात करी अनीशा ने कि भाई बहुत छोटे छोटे मूव, लेकिन स्ट्रेटेजिकली यू शुड बी क्लियर, स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क. तो अनीशा दैट्स ग्रेट, बिकॉज मुझे लगता है इतना, दैट्स द रीजन कि लोग सक्सेस या फेल का रीजन ही वही है कि उतना करने वाले ही लोग कम है ना, कि ईगरनेस, वो चीज, अब वो चीज होती है. जैसे कि मुझे अगर बोला जाए कि आप जॉब के लिए इतना करते हो, तो शायद मैं भी नहीं कर पाता. लेकिन मुझे जैसे अभी हम लोग की लॉ फर्म है, तो हम लोग अगेन क्लाइंट से कनेक्ट करते हैं, लोगों को लीगल काउंसलिंग, लीगल अवेयरनेस कराते हैं. सो अगेन व्हेन यू, देयर इज समथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट और which is aligning to you, you will take all this step automatically. If it is not aligning to your interest and dream, देन इतना नहीं हो पाता है. और फिर आप अपने आप को नहीं ये बोल सकते हो कि आप एवरेज स्टेप्स लेके सोचो कि बेस्ट आउटपुट आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता. और कितना ज्यादा कंपटीशन है वो तो हम सभी को पता है. सो अनीशा ने वो बहुत अच्छा करा. अनीशा, आप मुझे आप ये बताइए कि ट्रेडमार्क बेसिकली आईपी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ट्रेडमार्क का कौन कौन से ट्रेडमार्क के स्टेप्स होते हैं, और उसके बाद मुझे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और मुझे डिटेल में समझाइए क्योंकि मैंने पॉलिसी वाला काम पहली बार सुना है इसमें, मुझे उसके बारे में और आप बताइए. ओके. सो ट्रेडमार्क में बहुत कुछ आता है, विच इंक्लूड्स फर्स्टली पेटेंट्स. सॉरी, आई मीन आईपी में बहुत कुछ आता है विच इंक्लूड्स पेटेंट्स. तो पेटेंट्स में आप पेटेंट अप्लाई करते हो, फिर उसके लिए इफ देयर इज समवन
जो क्लेम करेगा कि ये पेटेंट हमारे पेटेंट से सिमिलर है, तो उसके लिए ऑपोजिशन आएगा. तो दीज all are steps in patents. I've not worked much in, right now I'm working in patents, but I don't know much about patents. Now coming to copyrights. Copyrights आप फाइल करते हो, कॉपीराइट को फाइल करते हो, और कॉपीराइट इज जस्ट अ नॉवल, उसके क्राइटेरियाज होते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको कॉपीराइट मिल जाता है. कॉपीराइट में ज्यादा लिटिगेशन होती है. जो प्रॉपर प्रॉपर लिटिगेशन मैंने देखी है वो कॉपीराइट्स में होती है. नाउ कमिंग टू ट्रेडमार्क विच आई हैव वर्कड मोस्टली इन. ट्रेडमार्क में सबसे पहले आप ट्रेडमार्क फाइल करते हो. आप पहले पूरा ड्यू डिलिजेंस करते हो थ्रू द ट्रेडमार्क्स वेबसाइट. आप जाते हो वहां पे पब्लिक सर्च करते हो कि इस नाम से समझिए अमूल है. अब नो वन कैन, मतलब अमूल नाम इतना कॉमन नाम है, वो ऑलरेडी ट्रेडमार्क्ड है. यू कैन नॉट क्लेम अमूल टू बी योर्स. You cannot file for it even. Like if you're filing, then it will get rejected first hand only because Amul is such a common name. So ट्रेडमार्क फाइलिंग होता है. रजिस्ट्री अपने एंड से सबसे पहले एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट भेजती है जिसमें ये लिखा होता है कि दीज आर द रीजंस बाय विच वी कैन नॉट गिव यू अ ट्रेडमार्क. एंड इफ यू, अब उसके बाद आपको उस पर रिप्लाई करना होता है, रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट. उसमें आपको बताना होता है कि दीज आर द फॉलोइंग रीजंस व्हाई वी शुड गेट एन ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड. सो अगर ट्रेडमार्क सेटिस्फाइड होती है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री सेटिस्फाइड होती है, देन इट्स प्रोसेस्ड फर्दर के बाद आपकी एक एडवर्टाइजमेंट निकलती है, जर्नल्स निकलते हैं ट्रेडमार्क के. उसके बाद वो जर्नल्स जब निकलते हैं, उसके बाद एनी वन हु इज विशिंग टू अपोज इट, मतलब समझिए अब अमूल, आप समझिए किसी तरह आपने रजिस्ट्री को कन्विंस कर लिया दैट योर अमूल इज समथिंग विच इज नॉवल, विच इज नॉट ट्रेडमार्क बिफोर, क्योंकि आपके कुछ डिजाइन अलग है, कुछ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग. तो बट अमूल द कंपनी नाउ कैन अपोज इट by saying ki no, you cannot register because we already have this. So उसके बाद आप अमूल को रिप्लाई भेजोगे विच इज कॉल्ड एज रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट और काउंटर स्टेटमेंट. सो यू विल सेंड दैट. वो पूरा प्रोसेस चलेगा. इन बिटवीन देयर विल बी अ हियरिंग आल्सो, एंड ये देन द जो ट्रेडमार्क रिप्लाई गेट्स जाते हैं ये रजिस्टर्ड. वेबसाइट के थ्रू जाते हैं, मतलब वो आईपी वेबसाइट के थ्रू जाते हैं, या अपन पार्टी इन पर्सन जैसे कुछ रिप्लाई करना तो पार्टी इन पर्सन करना होता है? आईपी वेबसाइट के थ्रू नहीं जाते, रजिस्ट्री को भी एक भेजना होता है. लाइक वी नीड टू, इफ आई एम द एप्लीकेंट, देन आई नीड टू सेंड इट टू द रजिस्ट्री and to the party as well. That's my duty to send it according to the trademarks rules. So this is something which goes that way. So इसके बाद ट्रेडमार्क प्रोसेस होता है. if the registry is then satisfied कि अच्छा आपका मूल डिफरेंट है, then it gets registered and for 10 years. Okay, okay. And then what is I have heard about IP portfolio management when we work as an in-house counsel, or there are the law Mhm. firms which already do, like they have a retainer clients which for which they used to do this. What is this and Hmm. what are the works one has to do? In IP portfolio management, what I have worked before is, क्योंकि अब फॉर इंस्टेंस अमूल का ही एग्जाम्पल लेते हैं. अमूल में इतने सारे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होते हैं क्योंकि बहुत सारी क्लासेस होती हैं ट्रेडमार्क की. तो हर क्लास में, जैसे अमूल की जो डेयरी प्रोडक्ट्स की क्लासेस हैं, हम उसमें रजिस्टर करेंगे. तो देर आर अमूल के इतने सारे एक सिंपल बस एक लोगो नहीं है अमूल का. अमूल का देर आर डिफरेंट लोगोज, उसके कितने फ्लेवर्स है, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो अमूल के बहुत सारे लोगोज होते हैं. तो उसकी जो पोर्टफोलियो है उसको आप ऐसे मैनेज करते हो कि आप सारे अमूल के लोगोस को एक टेबल में बना के रखते हो. एंड बिकॉज एज आई सेड कि 10 साल का टाइम होता है, कुछ रिन्यू करवाना होता है ट्रेडमार्क्स को, तो आप यू कीप ऑन कॉन्स्टेंटली इन चेक कि अमूल का ये ट्रेडमार्क है, इसमें इतना टाइम बचा है, देन वी नीड टू री अप्लाई फॉर लाइक ट्रेडमार्क. ये काम करना कम्स अंडर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. देन सेकेंड थिंग व्हाट आई सेड कि नोटिस ऑफ ऑपोजिशन, मैंने बताया था ना, जब जर्नल में आ जाएगा तो उसके बाद आपको नोटिस ऑफ ऑपोजिशन भेजना है. तो ये जो ड्यू डिलिजेंस का काम है, मतलब ये देखना कि कोई और दूसरा इंसान तो अमूल ट्रेडमार्क कराने नहीं चल गया है. तो जनरली रोज जर्नल से अपडेट लेना
कि अच्छा कोई ऐसा सिमिलर मार्क तो नहीं आया है, then we need to file for a notice of opposition, then we need to consult the lawyer, the attorney to do the same. So this is what comes under the portfolio management, and like regularly updating the list, and if there is a new mark to be added, then we need to add that in the table as well. So this is what portfolio management, because बहुत सारे ट्रेडमार्क्स होते हैं एक सिंगल एंटिटी के लिए, एक सिंगल कंपनी के लिए बहुत सारे ट्रेडमार्क होते हैं इफ दे स्टार्ट फाइलिंग फॉर इट। सो उसका मैनेजमेंट करना भी एक टास्क है। इसलिए जो लीगल काउंसिल्स इन एन आईपी इन हाउस होते हैं वो यही काम करते हैं जनरली। ओके, ओके। और आपने तीसरा एंड बताया था, हाँ जी, रिपीट। हाँ, निशा। द पॉलिसी वर्क राइट, राइट, आई नाउ, एम कमिंग टू दैट, प्लीज़। yes, so the policy work which I have done is generally around टेक्नोलॉजी की लॉज की जो पॉलिसीज आ रही हैं। सो फॉर इंस्टेंस देर इज, अभी मैंने अपनी लास्ट सराफ एंड पार्टनर्स में जब मैंने इंटर्नशिप करी थी तो वहां पे एक पोस्ट पोस्ट का postman act, there was this one act which came in which included like कि क्या क्या regulations नई आई हैं, and then there was and DPDP का काम बहुत टाइम से चल रहा है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का काम राइट। बहुत टाइम से चल रहा है। तो उसके कंप्लायंसेस क्या आएंगे हमारे जो न्यू कंपनीज, जितनी भी कंपनीज बन रही हैं उसमें, जैसे देर इज डेटा फिड्यूशरी के क्या रोल्स होंगे, उसके बाद कंसेंट मैनेजर्स का एक कॉन्सेप्ट है जो कि एकदम नया आया हुआ है डीपीडीपी में। सो व्हाट इज द रोल, जैसे अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले अभी डीपीडीपी इंप्लीमेंट करने की बातें आ गई हैं, पर उस टाइम पे बस पॉलिसीज आई थी, तो उनको कैसे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने उसमें। उसके बाद इफ देर इज एन ईवी लॉ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लॉज हैं, उनकी एप्लीकेशंस कैसी होंगी, उनकी कंपनी की कंप्लायंसेस क्या होंगी, हमारी जो पॉलिसीज होंगी वो कैसी फॉर्म होंगी। जैसे इफ यू इफ यू लॉग इन टू एनी ऐप, आपके पास एक बहुत लंबा सा डिस्क्लेमर आ जाता है, क्योंकि वो इंटरमीडियरीज है। इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस क्या होंगी, वो उनको क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे इन ऑर्डर। फॉर इंस्टेंस इफ देर इज अ कंपनी कॉल्ड, लेट्स से Amazon itself, Amazon is an intermediary. If someone is uploading something on Amazon to sell, then Amazon की क्या liability बनती है? That is, how will you get that? By reading all the laws which are there in the like in this particular country itself. तो इंडिया के laws ऐसे हमने गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसके हिसाब से हर इंटरमीडियरी को कंप्लायंस करना पड़ता है। तो ऑल दीज लॉज वी नीड टू बी वेरी वेल वर्स्ड विद, एंड दैट कम्स अंडर पॉलिसी, बिकॉज you will a law firm will formulate a policy for, let's say, Amazon, let's say Google, let's say Zomato, and this is what law firms do. And when I was in Saraf and Partners, I did this as well. उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में था, तो एवरीडे क्वेश्चंस होते थे, क्वेश्चन आवर्स होते थे। तो क्वेश्चन आवर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं आज के दिन पे ऑन टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली, वो मुझे कोलेट करने होते थे। बिकॉज इफ अगर इस टाइम पे पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है तो इवेंचुअली इसके बारे में लॉ भी बनेगा, या कुछ ना कुछ उसके बारे में बातें शुरू होंगी इन इन द सोसाइटी इन जनरल। तो इसलिए हमें ये भी एक टास्क दिया गया था। एंड मतलब मेजर काम तो पॉलिसी का यही होता है, दैट यू कंसल्टेड टू द लाइक द बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, कि आपको कैसे कैसे क्या ड्यू डिलिजेंस करना है, एंड अपनी पॉलिसीज कैसे फॉर्मुलेट करनी है इन इन द वर्किंग राइट नाउ। सो फॉर इंस्टेंस अभी एक मैटर आया है कि the government of India is trying to like take them like all the data from the source, from the mobiles of the people। तो उन्होंने कुछ शायद ऐप निकाली है, to which Apple is revolting against it, that ki, we are not going to give you the access to anyone's phone because that is something which is breaching a privacy. So this is a tussle between like big corporate houses and the government, and all this comes under the ambit of technology law particularly, and technology policy formulations. ये एक्सपोज़र तभी मिलता है जब आप टॉप लॉ फर्म्स के साथ काम करते हो, क्योंकि आप काम की क्वालिटी देखिए ना कि वो कितने लोगों को अफ़ेक्ट कर रहा है और वो कितने बड़े कॉर्पोरेट से आ रहा है। और उसके जो Hmm. स्टेक होल्डर्स हैं वो कब आते हैं।
क्योंकि वही बात है कि हुँ, एक लॉयर वो भी होता है जो नोटरी करता है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हुँ, और उसमें कोई गलत हुँ, बात नहीं है क्योंकि एज अ लीगल आपका वो भी होता है। एक वो भी होता है जो गवर्नमेंट को, बिग कॉर्पोरेट्स को या पब्लिक एट लार्ज को हुँ, कंसल्टेंसी देता है, लीगल ओपिनियंस बताता है कि हाउ like society is moving as per the law. हुँ, और ये I think this is a very privileged thing that you had to work in all these aspects. हुँ, Even I remember we have worked something on policy aspect as well. And but हुँ, yeah, but I think there is one more topic which I want to discuss, but time is less. So I think we can go with this हुँ, part two. I want to discuss now in every field there are some or other core issues or burning things which are going on. मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड अपन आईपी फील्ड में भी बात करेंगे कि उसमें कौन सी चीजें हुँ, होती हैं और आईपी की कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जैसे कि ट्रेडमार्क्स सर्च करना। हुँ, मैंने तो तुम्हारा ही पहला ड्राफ्ट देखा था रिप्लाई जो आपने बनाया था ट्रेडमार्क के लिए। हुँ, तो वो ड्राफ्ट हुँ, कैसे बनाना क्योंकि है ना? फिर उसके बाद लिटिगेशन कैसे करना है ना? या हुँ, पोर्टफोलियो में कैसे क्या करना? तो ये जो स्किल्स हैं अगर हमारे ऑडियंस जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वो सीखेंगे तो उसके लिए यही स्किल्स होती हैं, यही चीज़ें आती हैं तो आपकी जॉब लग जाती है या फिर आप इस कमर्शियली सही हुँ, हो जाते हो और नहीं आती है तो नहीं हो पाता है। और हम लोग जो हुँ, एक लीगल आईपी में जो भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स चल रहे होंगे या जो अभी बर्निंग इश्यूज चल रहे होंगे उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो अगर कोई भी कॉर्पोरेट एंड क्लाइंट्स हमें देख रहे होंगे तो उनको भी हेल्प मिल जाए। हुँ, बाकी वही है कि ये ज़ूम मीटिंग है तो 40 मिनट्स में खत्म हो जाती है। तो इसलिए हाँ, अभी हाँ, अनिश हाँ, तो अनीशा अभी आज के लिए तो अपन वाइंड अप कर लेते हैं लेकिन आई थिंक वी कैन गो अहेड विद अनदर सेशन और मोर यस सर। लाइक मोर व्हाट आई शुड से इंटेंस। मैं भी तैयार होके आऊँगा। यस सर, हाँ, यस और सर, श्योरली, श्योरली। हाँ, अनीशा और एक चीज़ और एक स्क्रिप्ट है मतलब एक स्क्रिप्ट का ट्रेडमार्क प्लस कॉपीराइट कराना। ठीक है, तो उसके हुँ, रेट्स और टाइमलाइन मुझे फ्राइडे को आया था ये क्लाइंट का मैसेज। मैंने ये किया हुँ, नहीं था लेकिन करना है। मैं हुँ, तुम्हें हुँ, स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, तुम मुझे उसके रेट्स अगर तुम कर पाओ या किसी से करा पाओ, मुझे बताना, हाँ, है हाँ, ना? है ना? उसका ये ट्रेडमार्क और हुँ। कॉपीराइट का काम है। और बाकी अपन 1-2 ट्रेडमार्क तो ट्रेडमार्क तो मुझसे मैं खुद ही जानती हूँ रेट्स क्या हैं ट्रेडमार्क के। ट्रेडमार्क फाइलिंग के ऐसे 4000 के आसपास हैं। तो वो तो मुझे पता है पर कॉपीराइट आई विल डिस्कस इट विद माय सीनियर्स एक बारी। हाँ, और एक बार हुँ। टाइमलाइन भी कितना है, तो फिर क्या है वो क्लाइंट आया टाइमलाइन हुआ है। ऐज़ इन टाइमलाइन मतलब ट्रेडमार्क में लगभग कितना समय लग जाता है और कॉपीराइट में कितना समय लग जाता है पूरी प्रोसेस में? सर ट्रेडमार्क तो 6 महीना लगता है। एटलीस्ट 6 महीना क्योंकि 4 महीना तो ऑपोज़िशन में ही रहता है वो। ऑपोज़िशन में 4 महीना टाइम होता है। 1 च 5 अब 6 महीना तो कम से कम लगेगा और कम से ऐसा कम। भी होता है कि बहुत टाइम मतलब वो रजिस्ट्री पे डिपेंड करता है। पर 6 महीना तो द लीस्ट है। हाँ, और 4,000 तो फाइलिंग फीस होती होगी, फिर आप लोग की हियरिंग और आप लोग जो रिप्लाईज़ बनाते होगे उसकी अलग फीस होती होगी ना? हाँ, उसकी अलग फ़ीस होती है। राइट, राइट, राइट। कोई नहीं 4000 अपन पर सेकंड हाँ, बोलो, बोलो। अ, पर जैसे 4000 बहुत ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऑपोज़िशन वग़ैरह आए। तो मतलब ऐसे कोई कम मतलब वो तो है ही है, पर 4000 तो इनिशियल फीस है। पर जैसे अगर ऑपोज़िशन फाइल करना है तो 2700 है उसकी फीस ऑपोज़िशन की। तो ये सब चार्जेस तो लगते हैं और वो जो ड्राफ्ट करने के पैसे सबसे ज़्यादा होते हैं वो तो रिप्लाई ड्राफ्ट करने के। हुँ, इससे अपन ने अपने अरे ऑडियंस सर को ऐसे जैसे हाँ, अब तो कैंसल हो गया ना, वो बंद हो गया ना नहीं, नहीं अभी मतलब चल ही रहा है, कोई बात नहीं। सर इसके बाद काट दीजिएगा। चलो ठीक है, तो अनीशा 1 मिनट बस मैं काट ही देता हूँ। ठीक है हुँ, अनीशा, फिर अपन पार्ट 2 में मिलते हैं और ये जो छोटा-सा आइडिया था कि कैसे आईपी अटॉर्नी और उसका बिज़नेस चलता है, इसके बारे में अब हम हाँ, लोग पर्सनली बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और बात करेंगे कि ऐसी स्किल्स कैसे करें। अब मैं इसकी स्टॉप कर रहा हूँ अच्छा, रिकॉर्डिंग। हाँ। थैंक यू अनीशा।